नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। G20 की बैठकें अक्सर काफ़ी डिप्लोमेटिक और सच कहें तो थोड़ी बोरिंग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि पिछले कुछ सालों से पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी एक शांत क्रांति चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पावर में एक ऐसे बदलाव की जो दुनिया के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सब शुरू होता है कुछ ऐसे देशों से जिन्होंने मिलकर एक नया रास्ता बनाया है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए चलिए एक खास जगह और एक खास समय पर जूम इन करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो ऊपर से देखने पर शायद एक और डिप्लोमेटिक मीटिंग लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव का फाइनल पीस है। नवंबर 2025, जगह जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। इस तारीख और इस शहर को याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर ग्लोबल पावर को रीशेप करने की 4 साल लंबी कहानी आकर जुड़ती है। देखिए, जोहानिसबर्ग समिट सिर्फ एक और मीटिंग नहीं थी, ये अपने आप में एक मील का पत्थर था। जरा सोचिए, G20 को बने हुए 2 दशक हो गए और ये पहली बार था जब समिट अफ्रीका की जमीन पर हो रहा था। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, बल्कि एक साफ साफ इशारा था कि अब दुनिया के ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों और उनकी आवाज़ को और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम जोहानिसबर्ग से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। तब एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जो हैरान करने वाला है और इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक समिट की नहीं, बल्कि पूरी एक सीरीज की है। तो क्या ये सिर्फ एक और ज़रूरी समिट था, या फिर ये किसी बहुत बड़ी चीज़ का संकेत दे रहा था? आखिर ऐसी क्या बात है जो इस दौर को ग्लोबल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में इतना खास बना देती है? और ये रहा वो पैटर्न। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2022 से 2025 तक G20 की कमान लगातार 4 ग्लोबल साउथ देशों के हाथ में रही। इंडोनेशिया, फिर भारत, फिर ब्राज़ील और फिर साउथ अफ्रीका। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये G20 के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 4 ये नंबर शायद सुनने में बहुत छोटा लगे, लेकिन इसमें पूरी कहानी छिपी है। लगातार 4 प्रेसिडेंसीज ऐसे देशों के पास जो स्थापित ग्लोबल ताकतें नहीं हैं। ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, ये ग्लोबल पावर की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक सोचा समझा बदलाव है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और गहरा कनेक्शन है। ये चारों देश सिर्फ ग्लोबल साउथ का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये सब ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। ब्रिक्स वो ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुप जिसे अक्सर वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जाता है। ये बात इनके सहयोग को एक अलग ही स्ट्रैटेजिक गहराई देती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इस शब्द ग्लोबल साउथ का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये टर्म उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो अक्सर डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पहचान भी है। तो जैसा हमने कहा, ये सिर्फ सही वक्त पर सही जगह होने का मामला नहीं था। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये कैसे एक बहुत ही सावधानी से कोऑर्डिनेट किया गया एफर्ट था। एक ऐसा प्रयास जिसमें हर देश ने अपने से पहले वाले देश के काम को आगे बढ़ाया ताकि एक कॉमन क्यूमुलेटिव एजेंडा तैयार हो सके। ये स्लाइड बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। हर देश ने मशाल उठाई और उसे आगे बढ़ाया। इंडोनेशिया ने दुनिया को महामारी से उबारने और एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस किया। भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट सीट दिलाई। ब्राज़ील ने भूख और गरीबी से लड़ने के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। और आखिर में साउथ अफ्रीका ने इन सब कोशिशों को वैश्विक असमानता पर एक जरूरी रिपोर्ट के साथ एक साथ जोड़ दिया। हर कदम सोचा समझा था, हर कदम पिछले पर बनाया गया था। सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी काफी प्रभावशाली लगती है ना? पर सवाल यह है कि प्रैक्टिकली इससे किया कैसे गया? G20 में तो कई अलग अलग देशों के अपने अपने हित होते हैं, तो फिर आप लगातार 4 साल तक एक कॉमन एजेंडा कैसे बनाए रख सकते हैं? इसका जवाब G20 के अपने ही स्ट्रक्चर में छिपा है। एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं ट्रॉइका। इसमें होता यह है कि मौजूदा, पिछला और अगला प्रेसिडेंट तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि पॉलिसी में कंटिन्यूटी बनी रहे। इन 4 देशों ने बड़ी चालाकी से इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक तरह की पाइपलाइन में बदल दिया, जिससे उनका एजेंडा बिना किसी रुकावट के एक साल से दूसरे साल में पास होता रहा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सबको मिलाकर देखें तो मतलब क्या निकलता है? ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य के लिए इस 4 साल की कहानी के क्या मायने हैं? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा नहीं है।
एक बड़े थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसे कुछ इस तरह समझाया है। ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो असल में ग्लोबल साउथ के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बन गया है। एक तरीका कि कैसे मुश्किल जियोपॉलिटिकल समय में भी ग्लोबल स्टेज पर अपने हितों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। अब ये देश सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक्टिवली एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसके मेन पॉइंट्स को समेट लेते हैं। पहली बात, ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, कोई खुशनसीबी वाला इत्तेफाक नहीं। दूसरी बात, ग्लोबल साउथ ने ये सीख लिया है कि G20 जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी कलेक्टिव आवाज उठाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम शायद ग्लोबल पावर के बैलेंस में एक असली ठोस बदलाव देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो ज्यादा न्याय संगत हो सकती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जाते हैं, क्या ये जो हम देख रहे हैं वो ग्लोबल पावर में एक परमानेंट शिफ्ट की शुरुआत है, या फिर इस उथल-पुथल भरी दुनिया में सिर्फ एक टेम्परेरी गठबंधन? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, खेल बदल चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।